लोकसभा चुनाव की जितनी समीक्षा भाजपा के आंगन में हुई, उसका मूल स्वर ये है, उसका लब्बो लुबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में इसलिए अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास जो दलित वोट था उसमें सेंधमारी हो गई। मायावती जी की पार्टी का क्षरण हुआ तो वो दलित वोट भाजपा के पास एड ऑन होता गया, यानी भाजपा के पास जो दलित था उसमें प्लस होता गया मायावती की पार्टी से आने वाला दलित बसपा से। लेकिन ये 24 का चुनाव इस मामले में अलबेला हुआ कि इसमें भाजपा के तरफ से दलितों का प्रस्थान हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ। ये अभी तक की समीक्षा का मूल निष्कर्ष है, अगर वन लाइनर हम लोग समझें तो। अब भाजपा में हैरानी है। अभी 2 दिन राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष लखनऊ में थे, इसी मंथन और माथापच्ची में, कि भाई जो दलित छिटक गया है वापस कैसे आए। 24 में जो होना था हो गया, अब तो 27 है उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव। और इस बार 24 में वो भी हो गया जो 19 में भी नहीं हुआ था पूरी तरह से। 19 में भी दलित वोट और विशेषतः जाटव वोट दलितों में भी समाजवादी पार्टी को शिफ्ट नहीं हुआ था, ट्रांसफर नहीं हुआ था सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी। इसीलिए याद कीजिए कि बसपा के 10 लोकसभा सदस्य जीते थे और अखिलेश यादव जी की पार्टी के केवल 5 जीते थे, क्योंकि दलितों ने यादवों के साथ सह अस्तित्व की राजनीतिक धारणा को अस्वीकार कर दिया 19 में। उन्होंने कहा नेताओं ने हाथ मिला लिया, अलग बात है हम नहीं मिलाएंगे। तो भाजपा सपा को उस गठबंधन से कोई लाभ नहीं हुआ। 5 उनके पहले भी जीते थे 14 में भी, 5 ही 19 में जीते। ना उद्धव को लेना ना माधव को देना। लेकिन 24 में अलबेला खेल हो गया, अलबेला। 18 दलितों के लिए 18 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, 18 या 17। उसमें से 8 अखिलेश यादव ने जीत ली, उनकी पार्टी ने। अब आप सोच सकते हैं बिना दलित वोट शिफ्ट हुए तो ऐसा संभव नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 में, मैं याद दिला दूं, 2014 में उत्तर प्रदेश की सभी आरक्षित सीटें जीती थी भाजपा ने। 19 में भी 14 सीटें जीती थी आरक्षित, लेकिन इस बार 7 सीट कुल। इसका मतलब दलितों ने भाजपा को छोड़ा और सपा में गए। यही है मूल समीक्षा का निष्कर्ष। बाकी किसने किसको साथ भीतर घात किया, कौन आस्तीन का सांप है, कौन जेब का सांप है, वो सब मुंडे मत्र भिन्ना टाइप के आरोप है, वो लगते रहेंगे। एक आंकड़ा है, मैंने पहले भी शायद रखा है इस मंच पर, कि 2022 में भाजपा को जितने दलित वोट मिले थे विधानसभा में, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसमें से 12% कम दलित मिले। ये 12% का जो डेंट लगा ना, इसने भाजपा को चक्रव्यूह में फंसा दिया, संकट में लाके खड़ा कर दिया। 19 से हाफ हो गई भाजपा, 66 33 बची। तो अब लड़ाई आ गई दलितों पर। अखिलेश यादव के पास चुनौती है कि दलित अपने पास सहेज कर रख पाए, और दलितों को और बाकी अन्य पिछड़ों की जातियों को सहेजेंगे तो उनका जो मूल जनाधार है मुस्लिम और यादव, पुराना जनाधार, पारंपरिक जनाधार, उसमें थोड़ी उनको थोड़ा असहजता लगेगी कि भाई अब मेरी पूछ कम हो गई, इन लोगों की पूछ ज़्यादा हो गई। लेकिन अखिलेश यादव को इसमें समन्वय करना होगा, और अगर उनको अपनी सफलता दोहरानी है तो सपा को ये सुनिश्चित करना होगा कि दलित वोट जो उसके पास आया है चलकर पहली बार, उसको सहेज कर रखे, संभाल कर रखे।
भाजपा को कोशिश करनी होगी कि जो दलित उससे रूठ कर गया, छूट कर गया, वो वापस आए। और मायावती जी की पार्टी को अगर राजनीति में प्रासंगिक रहना है तो बसपा को कोशिश करनी होगी कि सपा हो चाहे भाजपा हो, जहां भी दलित वोट बसपा से छूट कर गया है, टूट कर गया है, वो बसपा में वापस आए। तो इस त्रिकोण में जिसके केंद्र में दलित है, उत्तर प्रदेश की राजनीति आके ठहर गई है, ठिठक गई है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते, फिर बहस में चलते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल प्रयोगशाला में सपा कांग्रेस गठबंधन ने जिस पीडीए का सफल प्रयोग किया, उसने सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा नुकसान किया। अब अखिलेश यादव के इस पीडीए प्लान को फेल करने के लिए बीजेपी डीपीए यानी दलित, पिछड़े और अगड़े वाला फॉर्मूला लाई है। कहा जा रहा है प्रदेश में डीपीए के जरिए 2027 की जमीन तैयार की जाएगी। संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कारबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले, ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोट बैंक खिसकने की कसक ने बीजेपी को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। इसी कड़ी में हार के कारणों और वोट बैंक हासिल करने का टास्क लेकर लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित, पिछड़े नेताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सवाल यह था कि आखिर दलित वोट खिसकने का पता क्यों नहीं चला। चिंतन, मंथन और समीक्षा वाली इस बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों और महामंत्रियों ने भी अपना दर्द बयां किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्रियों ने सांसदों के खिलाफ नाराजगी को हार का बड़ा कारण बताया, तो वहीं नौकरशाही और बाहरी लोगों पर भरोसा भी हार की वजह बताई गई। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव का भी ठीक से काउंटर नहीं किए जाने की बात कही गई। विधायकों के भीतर घात की बात भी इस मीटिंग में रखी गई। बहरहाल 2024 की समीक्षा और 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ बीजेपी का मिशन अब 2027 का चुनाव है, जहां सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े वोटों को फिर से वापस लाने का तनाव है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पीडीए के सामने डीपीए वाला दांव जिता पाएगा चुनाव? सवाल ये भी है कि क्या 2027 की लड़ाई अब दलित, पिछड़े वोटों पर होगी? मुझे नहीं लगता कि शब्दों से उत्तर देने की कोशिशें कभी ज़मीन पर कोई परिणाम देती हो। उन्होंने पीडीए कहा, आप डीपीए ले आए। डीपीए का मसला नहीं, मसला ये कि आप वो उस नैरेटिव को जो विपक्ष ने चलाया उसको आप ज़मीन पर काट क्यों नहीं पाए, और अगर पहले लोकसभा में नहीं काट पाए तो आगे कैसे काट पाएंगे, उसकी व्यवस्था करिए। उसका नाम डीपीए पीडीए में मत पड़िए। खैर, मेहमानों के पास चलो, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, 15 सेकंड का, तुरंत लौट रहे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमान साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अनुभव चक का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपिश जी का स्वागत है। नाविद शिकोह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नाविद जी का स्वागत है। और उमेश यादव जी हैं, SBSP के प्रवक्ता। उमेश जी का बहुत बहुत स्वागत। नाविद शिकोह जी, आपसे बात शुरू करूँगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब
दलित के विमर्श पर आकर टिक गई। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है, अन्यथा राजनीति पिछड़ों के विमर्श पर टिकती है, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव की जो समीक्षा है, सपा के आंगन में हो रही वो भी और भाजपा के आंगन में हो रही वो भी, दोनों में तथ्य एक ही निकल के आ रहा है। 54% नॉन जाटव दलित ने सपा को वोट किया तो सपा की बम बम हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जितना वोट दलितों का मिला था उसमें से 24 में 12% दलित वोट कम हो गया, वो सपा की तरफ चला गया। भाजपा का मामला गड़बड़ा गया नवेशी को। अब बीएल संतोष समीक्षा कर रहे हैं तो एक ये बात निकल के आएगी, भाई वो पीडीए लाए तो हम डीपीए ले आएंगे, इससे बात बनेगी। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के लिए जो फार्मूला तय किया है उसमें सब है। देखिए, दलित भी है, पिछड़ा भी है और अगड़ा भी है। जब सब है तो ये फार्मूला देने की क्या जरूरत है? तो ऑल है, ऑल समाज, ऑल हिंदू समाज, ऑल सनातनी समाज। ये फार्मूला तब होता है जब स्पेसिफिक हम अलग से कुछ लोगों पर काम करते हैं या उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं या उनके हक के लिए अपनी सरकार चलाते हैं। इसमें एक चीज क्लियर है, इसमें वरीयता दी गई है, यानी नंबर 1 सबसे आगे की कुर्सी पर हम किसको बैठाएंगे? दलितों को। उसके बाद सबसे ज्यादा अहमियत पिछड़ों को, सबसे पीछे लाके खड़ा कर देंगे अगड़ों को। यही तो पता चल रहा है, नहीं तो पूरा समाज है इसमें। और है ही कौन हमारे भारत के समाज में? दलित, पिछड़े, अगड़े, चौथा कोई है ही नहीं। जो हिंदू समाज में या पूरे ऑल समाज में, मुसलमानों में पिछड़े अगड़े होते हैं, तो अगर पूरे समाज की बात कर लीजिए तो दलित, पिछड़े, अगड़े, यानी यहां पर उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि हमारे लिए नंबर 1 पर है दलित, नंबर 2 पर है पिछड़ा और अपर कास्ट जो है वो सबसे पीछे। यही मुसीबत बन सकती है, क्योंकि हमेशा इस देश का अपर कास्ट इस बात से नफरत करता है, तुष्टीकरण मुसलमानों का हो या दलितों पिछड़ों का हो, ये पसंद नहीं करता है। और अपर कास्ट बुनियाद है भारतीय जनता पार्टी की, पहली हीट है। और वो हमेशा सुख दुख में, सत्ता में, वियोग में, सत्ता के से जब बेदखल भाजपा रही तब भी साथ देता रहा है। जब उसको ये लगता है कि ये आपने क्या नाम दिया है, आप दलित को नंबर 1, मतलब आपने अगड़ों को पीछे कर दिया, यही पता चल रहा है। इसके अलावा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें तो पूरा समाज है। तो अगर ये भावना पैदा हो गई अगड़ों में कि आप तुष्टीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने, अमित शाह ने ये फार्मूला दिया था कि जहां हमारे लिए अपर कास्ट है, हमारी अहमियत हम उसको देते हैं, वैसे पिछड़े भी हमारे हैं। वो फार्मूला अच्छा था, लेकिन अगर इस फार्मूले में कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ तुष्टीकरण किया जाएगा तो अगड़ा खिसक जाएगा। और ऐसा हुआ है, कई चुनावों में हुआ जी। आते हैं नावेद बाबू, दोबारा आते हैं आपके पास। आपने इसकी ठीक एक नया झरोखा खोला है विचार विमर्श का। लेकिन एक बात कह के मैं कपीश जी के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सपा पहले कर चुकी, भाजपा में अभी डीपीए, जो आप नावेद जी जो व्याख्या बता रहे, अगर वो माने तो भाजपा भी अब वही करेगी। दोनों ने, सपा समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी के समय जो उसका कोर वोट बना था वो था मुसलमान और यादव, और वो अखिलेश जी के समय तक चला। 24 में अखिलेश यादव ने वो जोखिम उठाया कि नहीं भाई, इन्हीं के भरोसे नहीं, इनको थोड़ा पीछे करो, क्या कुर्मी आगे करो, दलित आगे करो, लालजी वर्मा हो, ओम प्रकाश राजभर हो और तमाम लोग हो। अखिलेश यादव ने भी जोखिम उठाया और ये जोखिम उनको पे कर गया। 7-8 दलित एमपी जिता के लाए हैं, 7-8 कुर्मी और पटेल जिता के लाए हैं। छोटी बात है क्या? मुलायम सिंह जी के समय में तो संभव ही नहीं था। वहां तो ये होता था कि भाई 10 यादव है और 8 मुसलमान, बात खत्म, बाकी एक फुटकर। अखिलेश यादव ने भी यू टर्न लिया, तो अगर हो सकता है भाजपा भी ले ले। उनने भी कहा भाई डीपीए बनाओ, दलित नंबर 1, पिछड़ा नंबर 2, अगला नंबर 3। ये अपने अपने धुरी से हटने का कालखंड है उत्तर प्रदेश में। कपीश जी, भाजपा ने भी, मुझे लग रहा है कि आपका जो पीडीए वाला फार्मूला है उस पर माथापच्ची की
और वो अब समझ में आया कि भाई पीडीए की काट में कि जैसे एक कंपनी एक साबुन निकालती है, वो ज़्यादा बिक गया तो दूसरी कंपनी उसी से मिलता जुलता साबुन लॉन्च कर देती है। क्या कहती इससे नहाइए और बिल्कुल सौंदर्य के प्रतिमान हो जाएंगे, हो चाहे ना हो, लॉन्च तो कर ही देते नहीं। तो वैसे लॉन्चिंग हो गई, आप पीडीए में आपने शेयर पीडीए का खरीदा, अब वो बम्पर हिट हो गया तो भाजपा वालों को लगा गुरु यही मामला ठीक है, इसी गली चलो। तो बोले फिर क्या लाए, बोले डीपीए ले आओ। तो भाई कंपटीशन तो आ ही गया। नहीं, बोले उनके दंत मंजन का नाम है दंत निखार, तो बोले वज्र दंत वाला हम लॉन्च कर देंगे, आओ जी, लेकिन आंगन में खेलेंगे हम भी। कपिल जी। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कहेंगे कि पेटेंसी देखी जाती है कि किसकी है, और साख भी देखी जाती है कि उस पर किसकी फिट बैठी है। अब दिक्कत इस बात की है कि जो नकल करता है वो नकल ही करने वाला होता है, नकलची कहलाता है, और जनता भी इस चीज को जान रही है। एक तरफ से आपके सांसद कहेंगे साहब संविधान बदल देना है, 400 पार करा दो, दूसरी तरफ कहेंगे जातीय जनगणना नहीं करेंगे, तीसरी तरफ कहेंगे साहब आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, चौथी तरफ अपने नेताओं से सर पे पेशाब कराएंगे मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पेशाब का इंजेक्शन लगवाएंगे। सबसे ज़्यादा गुजरात में दलित उत्पीड़न करेंगे और छाती ठोक करके सबसे आगे वही आ जाएंगे। और बाकी बहन जी के विरुद्ध उन्होंने क्या किया है ये बहन जी ही बेहतर जानती हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। उनकी पार्टी खत्म करा दी, भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी की पार्टी खत्म करा दी, जिसको समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री मिनिस्टर बनाना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी जनता देख रही है, ये भी दलित देख रहा है, ये भी विशेष वर्ग के जाटव वर्ग देख रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी साफगोई से 2019 के अंदर हम लोगों ने समझौता किया। बहन जी 0 से 10 सीट हो गई, हम 5 की 5 ही रह गए। बावजूद इसके बहन जी ने किसी प्रेशर में आकर के इसको तोड़ा, और आज भी बहन जी ने प्रेशर में ही थी, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को देखा कि भतीजे को लॉन्च करने के बाद भतीजा जब एक्टिवेट कर रहा था बहुजन समाजवादी पार्टी को आनंद जी, तो इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया किसी के प्रेशर में, और वो बहुत भारी पड़ा है। और आपको मैं बता दूं, ये कितना भी कर लें तो जिस वर्ग के सर पे पेशाब कराएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, और सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न जो गुजरात के अंदर है वो सामने है, वो कहाँ जाएगा? आप कहते रहो पीटीए, आप डीपीए, हम कहाँ मना किए, लेकिन आप बताओ ना, एंटी इनकम्बेंसी कहाँ से लाओगे? रोजगार जब दे नहीं पाओगे तो क्या होगा? महंगाई कम करना आपके हाथ में है नहीं। और अभी देख लीजिए, 0% टॉलरेंस की नीति वाले लोग, 127 परिवार के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है उसमें प्रशासन की लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है, जिसमें एक चपरासी तक सस्पेंड नहीं किया गया 3-4 दिन। तो आप इस बात को सोचिए कि ये सरकार किनके साथ खड़ी है, किसके लिए खड़ी है, वो सभी जान रहे हैं। जी ठीक। उमेश यादव के पास आऊंगा, अनुभव चक आपके पास बाद में आऊंगा सबसे लास्ट में। लेकिन जो बात कपिश जी ने कही उसमें मेरा तजुर्बा थोड़ा अलग है। मैं किताब को थ्योरी से बिल्कुल विरक्त हूं। मैं जो कुछ हूं जमीन पे जो दिखता है उतना ही समझ पाता हूं। हमने इस गुलशन में तमाम मौसम देखे। कपिश जी ने कुछ उत्पीड़न के या उदाहरण बताए। उमेश भाई आ रहा हूं। हमने तो मुलायम सिंह जी के समय में दलित और यादव का इतना उत्पीड़न देखा, आपस में दलितों का उत्पीड़न यादवों के द्वारा इतना भाईबेला मचा, जगह जगह कपार फोड़े गए। और तो और छोड़ो, 12 में जीत के बाद शपथ से पहले दलितों के गांव में आग लगी थी कि नहीं लगी थी? नवेद लगी थी ना? लगी। गांव की गांव फूंक दिए, बोले फूंक दो, कभी जी अभी नहीं बात में ना। फिर उसी समय भगवान का नाम लेके समाजवादी पार्टी के कुछ जो च्यवनप्राश खा के डोले शोले बनाए हुए थे बाहुबली, वो निकल गए मायावती जी को ढूंढने। क्या? और गेस्ट हाउस कांड में वो करने की चेष्टा की जो भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ उतने बड़े नेता के साथ।
मुझसे मायावती जी ने कहा था इंटरव्यू में उसके तुरंत बाद कि क्या स्थिति थी वहां, और एक पत्रकार के नाते, और वहां जो लोग प्रतिभागी थे, जो बाहुबली गए थे वो भी, और जो बचाने गए थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी वो भी, सभी मेरे संपर्क के थे। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। तो जब कभी से भी आएंगे वो, जब आप इतना धतक्रम हो गए उसके बाद भी आपके पास दलित लौट आया ना। ये दुनिया है, गोल है बाबू, घूमती रहती, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, आपके पास लौटा ना, वो तो कागज पे आके लौट आया, इसीलिए तो आपको 37 सीट आई, नहीं तो सवाल ही नहीं। आपको जीवन में कभी 54% दलित वोट नहीं मिला। आपने जो उन्होंने तो पार्टी खत्म कराई, आप तो मायावती जी को खत्म कराए दे रहे थे मित्र। क्या ये मैं नहीं कह रहा, मायावती जी ने कहा था कि मेरी हत्या की साजिश की कोशिश थी। खैर अब आएंगे उमेश यादव जी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई चीज स्थायी नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि एक लाइन दे दीजिए बस। नहीं, मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर, हालांकि मायावती जी की कुर्सी बड़ी थी, मुलायम सिंह जी की छोटी थी, वो मैनपुरी मुलायम सिंह जी के वोट मांगने गई कि नहीं, बैठाला छोटी कुर्सी पर, लेकिन गई तो। ये लीला है, छोड़ो, रामायण में तमाम पात्र हैं, सब अपने अपनी लीला दिखा रहे। कब आएंगे भैया, आएंगे कपिल जी, उमेश यादव जी, ये बात समझ में नहीं है, बोले ये पीडीए, बोले हम डीपीए का कैलेंडर जारी करेंगे। ये कोई तुकबंदी का खेल है क्या? नहीं, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, और एक वो उनके सोनेलाल जी की दूसरी बच्ची, क्या नाम है, बेटिया पल्लवी पटेल, उनने भी कुछ ऐसे ही डीए कुछ बनाया है, एमडीए क्या, हाँ, उन्होंने भी बनाया। यार कितने डीए बनाओगे उत्तर प्रदेश में, क्या बवाल है? नहीं, पीडीएम बनाया, पीडीएम, ये क्या बवाल है? ये शॉर्ट फॉर्म वाला क्या खेल है, निंजा टेक्निक? उमेश जी जी, आदरणीय अमिताभ जी, जब अभी कपीस भाई बोल रहे थे तो चूंकि आपने उस बात की चर्चा कर दी, स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जिस जनपद से आते थे, संयोग से मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूं, और उन्होंने कई मंचों पर उस घटना का जिक्र किया है। मैं उस समय उम्र में बहुत कम था, लेकिन अखबारों और राजनीतिक उसमें सक्रिय रहता था, तो सुनता था उनके मुंह से। उन्होंने बताया कि जिन मायावती जी को खत्म करने का इल्जाम आप दूसरों पर लगा रहे हैं कपीस भाई, मैं आपको बताऊं, आदरणीय पंडित ब्रह्मदत्त, स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी बताया करते थे कि वो 6.5 फीट हाइट थे, बहुत स्ट्रांग थे, वरना और कोई कमजोर व्यक्ति होता तो उस दिन आदरणीय मायावती जी की हत्या हो जाती। उस हत्या की जिम्मेदारी जिन पर आती है, उनके जो बेइज्जती हुई, उनका सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, वो लोग कहते हैं कि मायावती जी की राजनीति को खत्म कर दिया। अभी आपने चूंकि मेरी बात पूरी कर दी कि आप राजनीति की समाप्त की बात कर रहे थे, आप इतने बड़े नेता को समाप्त करने चले थे, आप दलितों के हित की बात करते हैं। आदरणीय अमिताभ जी, इस चुनाव 2024 लोकसभा में दलितों को भ्रमित कर दिया गया, एक सेंटेंस बनाया गया, एक वाक्य चलाया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा कि संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होने की, आदरणीय अमिताभ जी, कांग्रेस के टाइम पे भी इतनी बार संशोधन हुए हैं कि कपीस भाई तो वकील है, उनको पता होगा, बहुत बड़े वकील है, कि कितने कितने कैसे कैसे चीजों में संशोधन हुए। संविधान कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसकी मूल भावना संविधान की सदैव इस हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ रहेगी। लेकिन एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जो असंभव सी बातें थी। बेचारे भोली वाली जनता उस भ्रम में आ गए, और कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो गया, थोड़ा सा बंटवारा हो गया, थोड़े से परिणाम बदल गए। तो वो बहुत खुश हैं कि साहब सरकार तो एनडीए ने ही बनाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। आप खुद किस बात पे हैं? लोगों को गुमराह करके, लोगों के साथ झूठ बोल के। उमेश बाबू रुकना होगा, उमेश बाबू रुकना होगा। मैं अनुभव चक के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बात और कहूंगा। उमेश जी ने जो बात की, मैं उससे सहमत नहीं होता कि इनने गुमराह कर दिया। मैं कभी किसी की बात नहीं माना। जिस भी नेता ने मुझसे कहा कि जनता गुमराह कर दिया, मैंने उसको तुरंत टोका कि फालतू बात है। जब ये गुमराह कर रहे थे, आपकी ही माने, एक मिनट, नहीं, जब ये गुमराह कर रहे थे तो आप लूडो खेल रहे थे। मैं कुछ कह दूं सर? नहीं, अब मत कहो। तब आप, अरे आप नहीं कहो, तब आप और अनुभव चक दोनों लूडो खेल रहे थे, भाजपा और आप। मैं इस बात
अरे रुको भाई, अरे उमेश अभी नहीं। ओम प्रकाश राजभर तो दलितों में राजनीति, जाति की राजनीति के में पीएचडी किए, वो कैरम बोर्ड खेल रहे थे। ये बातें नहीं चलती कि उनने बरगला लिया। अरे कैसे बरगला लिया, आप कहां थे? और अगर वो बरगला सकते हैं तो आपको राजनीति संन्यास ले लेना चाहिए। क्या कुछ चुनाव लड़ रहे हो, समय पैसा खर्च कर रहे हो। खैर, अनुभव चक, बीएल संतोष के 2-3 दिन के मैराथन चिंतन बैठक भोजन का निष्कर्ष ये निकला। बाकी तो अग्निवीर से लेके परमवीर तक तमाम बातें आई वहां है, आस्तीन के सांप से लेके जेब के सांप तक तमाम चर्चाएं रही, लेकिन मूल बात ये निकल के आई कि दलित बिछड़ गया, दलित छिटक गया। वो डायरी कॉपी और पेन लेके आए संतोष जी, तो वो नोट भी कर रहे हैं सब सारी बातें, देखो क्या होता है। लेकिन मूल प्रश्न वो कि दलित आपसे छिटक क्यों गया, और जिन कारणों से दलित छिटक रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार में 7 दलित मंत्री हैं, क्या तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम मोर्चा, तमाम प्रकोष्ठ, उप प्रकोष्ठ नहीं, सब लोग क्या कर रहे थे? भजन कीर्तन में संलिप्त थे, क्या थे? एक दिन में तो खिसका नहीं होगा दलित कि भाई वोटिंग से 15 मिनट पहले तक एहसास ही नहीं हुआ, वो तो ईवीएम में जाके खिसक गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा अनुभव जी? नहीं, खिसक गया तो पता क्यों नहीं लगा? मेरा प्रश्न ये आपसे ये नहीं कि खिसका कि नहीं खिसका, वो तो हमें पता खिसक गया, आंकड़ा है। जब वो खिसक रहा था धीरे धीरे धीरे, तो भाजपा के सारे दलित चेहरे कहां थे, जिनको इसीलिए मंत्री बनाया गया, प्रमुख भूमिकाएं दी गई संगठन में, सरकार में, कि उन्होंने कहा कि हमारे पीछे दलित है। अनुभव चक जी। देखिए अमिताभ जी, जो बात अभी आपने कही और उससे पहले भी जो डीपीए वाली बात, मुझे पहले तो उस पर संशोधित करना चाहते हो। डीपीए का जो नारा है ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। कौशल किशोर जी जो वहां से निवर्तमान सांसद है, उन्होंने कहा डीपीए करके हम लखनऊ और उसके आसपास एक यात्रा निकालेंगे और उसके जरिए हम इन वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो अभी आपने दलित समाज और दलितों समाज के जो मंत्री बनाए गए हैं और दलित वर्ग का जो वोट किसका, उसकी जो आपने बात कही, तो दलित समाज बड़ा भोला भाला समाज है। 10 साल केंद्र में और 7 साल लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए हैं। इससे पूर्व में जिनका शासन था, उन्होंने दलित समाज के साथ क्या दुर्व्यवहार करा था, उस बात को दलित समाज थोड़ा सा भूला। और उसका एक कारण यह भी रहा कि वर्तमान में जो सरकार रहती है, दलित समाज कमजोर समाज है, वो ये देखता है कि हमारे चेहरे यहाँ पे पावरफुल स्थितियों में कहाँ है। मंत्री बना देना, किसी को पद दे देना, ये दूसरी चीज है। निर्णायक भूमिका में हमारे लोग कहाँ हैं, और जिनको हमने भेजा अगर वो इस काबिल नहीं है कि अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, तो दलित समाज उस नेता को अपना नेता नहीं मानता है अमिताभ जी। यही एक कारण था कि बहन कुमारी मायावती जी को सबसे मजबूत दलित नेता दलित समाज इसलिए मानता था कि वो अपना निर्णय लेने में, दलित समाज के हित में लेने में सदैव सक्षम मानी जाती थी। चाहे सामने कितना भी बड़ा तोप, काशीराम साहब इसी तरीके के नेता थे, चाहे सामने कितनी भी बड़ी तोप रही हो, काशीराम साहब दलित समझ के स्वयं की रीढ़ की हड्डी झुकाने का काम नहीं करते थे, सीधी रखने का काम करते थे। ये कई एक कारण रहे जिन पर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, चिंतन कर रही है, और इस पर निष्कर्ष भी निकलेगा कैसे इस वर्ग को जो थोड़ा बहुत इस चुनाव में भटका है, गुमराह हुआ है, उसको वापस अपनी तरफ खींचा जाए। और एक बात और अमिताभ जी कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके पीछे सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण दलित समाज ही नहीं है। कई जगह ऐसे, जैसे बांदा की अगर बात करें, बांदा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 2.5 लाख वोट पा गया। क्यों पा गया? क्या वो दलित समाज का था? नहीं था अमिताभ जी, ब्राह्मण समाज से था। इसी तरीके जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम जाते हैं तो जाट वर्सेस वहां पे ठाकुर हो गए। कई कारण रहे कि 10 साल की केंद्र की सरकार, 7 साल की प्रदेश की सरकार, और इस वजह से कई सीटों पर यह भी देखने को आया कि हमारा जो एंटी व्यक्ति इसको किसी तरीके से निपटा लिया जाए, और आगे तो हम जीत ही रहे कि 400 मिले 399 हो जाएंगे तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कई कारण रहे उनका भी। अनुभव जी, ये थ्योरी में इसलिए कभी बाई नहीं करता। हर चुनाव में 1000 कारण जय के और 2000 कारण हार के, ठीक, लेकिन जीत का भी एक प्राइमरी फैक्टर होता है और हार का भी एक प्राइमरी फैक्टर होता है। मेरे 35 साल के अनुभव ने मुझे ये सिखाया
ठीक, इसलिए मैं फिर 1999 की पारायण नहीं करता उन कारणों का, क्या, और ना इंडिविजुअल सीट्स पे जाता हूं। मैं को बलिया में ऐसा हुआ, कुशीनगर में वैसा हुआ, मऊ में रामलाल को 2000 वोट मिले, श्यामलाल को 4000, नहीं, एक ओवरऑल व्यू मैंने लिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा इसलिए 33 पर आकर रह गई चूंकि 2022 में, फिर दोहरा देता हूं, 2022 में जितना दलित वोट उसके पास था उसमें से ठीक 12% उसके पास से चला गया। इस अकेले ट्रांजिशन ने भारतीय जनता पार्टी को आकाश से फर्स्ट फ्लोर पर लाके टिका दिया। बेसमेंट नहीं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर तो आई गई, पहले टॉप फ्लोर पर थी। सरल बात है, वरना समीक्षा में तो 1000 कारण आ ही रहे हैं। संतोष जी से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अग्निवीर का भी चक्कर है, अग्निवीर ने बवाल किया, कुछ ने कहा विधायक ने, कुछ ने कहा सांसद गड़बड़ था, आदि आदि इत्यादि। लेकिन और एक बात और है, जो बात अनुभव जी ने कही कि 10 साल केंद्र में शासन हो गया था, 7 साल उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब 27 में जाओगे भैया, क्या तब तक तो 12 साल 13 साल केंद्र के हो जाएंगे, 10 साल यूपी के। अगर यही थ्योरी लागू हो जाएगी तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा? फिर नवेशी को अगर यही थ्योरी हम मान लें कि 10 साल केंद्र में शासन था इसलिए गड़बड़ हुआ और 7 साल यूपी में, तो 27 के चुनाव में जब भाजपा यूपी में जाएगी तो 10 साल यूपी में हो चुका होगा, 13 साल केंद्र में हो चुका होगा, तब जी बिल्कुल ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उभरी, अंदाजा ये लगाया गया कि कम से कम 2 दशक का इसका सत्ता काल रहेगा, और ये बात जिससे भी अंदाजा लगाया लोगों ने वो गलत नहीं था। जिस तरीके से उभार आया, जिस तरीके से पूरे समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करने लगा, अलग अलग राज्यों में एक विश्वास के मजबूत स्तंभ खड़े हो गए, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि एंटी इंकम्बेंसी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। इस लोकसभा में क्यों दिखाई दिया, और इस बात की कोई खबर नहीं थी। संतोष जी ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, ओहदेदारों को ये खबर क्यों नहीं थी। वो खबर सचमुच होना चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, दरअसल एक सच्चाई ये है, मेरा जैसा मामूली इंसान ने उसको जमीन पे देखा और करीब 20 चैनलों में कहा, ये शायद रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी में ये बात नहीं की गई कि देश में दलित समाज का पढ़ा लिखा तबका, बुद्धिजीवी वर्ग, देश में नहीं दुनिया का दलित समाज का एक बड़ा वर्ग जो है BS4 जैसा अघोषित संगठन बन चुका है, अघोषित, अदृश्य, और उसकी एक कंटेंट है, उसकी एक सोच है जो अपने दलित, गरीब, गुरबा समाज के अंदर वो परोस रहा है पहुंच के। और एक बात और बता दें, अब गरीब और एक वक्त की रोटी खाने वाले भी मोबाइल लिए हुए, इंटरनेट लिए हुए, ये मोदी जी की और ये अडानी अंबानी जी की देन है, वो अलग बात है, लेकिन गरीबों के पास भी इंटरनेट है और वो बात पहुंच रही है। वो जो संगठन जो 25 साल पहले हुआ करता था दलित समाज का, पढ़े लिखों का, उन्होंने जानते हो क्या कहा है अपने समाज से? उन्होंने कहा 10 साल तक हमें आपने शौचालय दिया, इस सरकार ने राशन दिया, पेट भरा, इसके अलावा आप पक्का मकान दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम 5 किलो राशन से नहीं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। जैसा पहले एक उम्मीद करती थी कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती थी तो हम 5 किलो राशन के मोहताज नहीं होते थे, हमें किसी का शौचालय नहीं चाहिए, हम अपने बूते पर बनाएंगे, हम समाज में सिर उठा के जिएंगे। इस तरीके से गली कूचों में शौचालय के साथ में बैठ के और 5 किलो राशन खा के ये मैसेज जन जन तक पहुंचाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी और संघ भी काम कर रहा था, लेकिन ये खबर ही नहीं हुई। और वो समाज बहुत मजबूत समाज है, संपन्न है, पढ़ा लिखा है, उसकी अपनी उसका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत हो चुका है। उसने साइलेंट वे में ये बात पहुंचाई और दलित समाज से कहा कि कोई इंडिया नहीं है, कोई सपा वपा नहीं है। एक अस्थायी तौर पर हम इस पर भरोसा करते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के बताते हैं कि हम तुम्हारे 5 किलो राशन के मोहताज नहीं है, हम अपना विकल्प खोज रहे हैं। फिलहाल ये सोच लो 5 किलो राशन से नहीं, हमें सरकारी नौकरी दो, हमें IAS बनाओ। ठीक है नावेद भाई, ठीक है, ठीक ना काबिलियत पे हमें आते दोबारा आते। जो नावेद जी ने अंत में तर्क दिया वो, और उससे पहले जो अनुभव जी ने तर्क दिया था, उस पर मुझे 2 टिप्पणियां करनी होंगी। एक, सब IAS नहीं बन सकते, सब IPS नहीं बन सकते,
मौजूदा संविधान को और कड़ा कड़क कर दो फिर भी नहीं बन सकते। ठीक, रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन का मतलब अभी ये तो नहीं कि मतलब एंट्री फॉर ऑल, ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा। असीम अरुण के पिताजी श्री राम अरुण रिजर्वेशन से आगे आए थे, लेकिन हमारे ठटिया के तिरवा के सारे दलित आईएएस आईपीएस बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। जवाहरलाल जी के समय में भी नहीं हुआ, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं बहुत ज्यादा ना, और ये दलित भी जानता है क्या। तो 5 किलो राशन बड़ी चीज है उसके लिए, आज भी शौचालय भी बड़ी चीज है, नल भी बड़ी चीज है, इसलिए उनको मैं बहुत अंडरमाइन नहीं करूंगा। नौकरी सब जानते हैं, और जो अगर हम ये कहें कि सबके हाथ में मोबाइल है, सबका बौद्धिक स्तर बढ़ा है, तो वो सब जानते हैं कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती। 150 करोड़ का देश है, सरकारी नौकरी में सब भी भर दो तो भी छटाक भर आबादी नहीं एडजस्ट होगी, फिर बाकी सब क्या करेंगे, वो विषय अलग है। एक बात अनुभव जी ने कही कि दलित उसके पास जाना चाहता है जो अपने उसमें निर्णायक हो। मायावती जी अपनी पार्टी में निर्णायक नहीं, सुपर डुपर निर्णायक हैं। दलित उनको क्यों छोड़ गया, 9% पे आ गई, क्यों छोड़ गया? उनसे बड़ा तो निर्णायक कोई है ही नहीं, वहां तो छोटा बड़ा सारा फैसला वही लेती है। अच्छा, फिर दलित गया कहां? पहले बीजेपी में गया था। बीजेपी में दलित निर्णायक तो नहीं है कि अकेला दलित फैसला कर ले, फिर भी बीजेपी में गया। देश भर में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान दलित और पिछड़ों का रहा। फिर यूपी में अखिलेश यादव के पास आया। पूरी सपा में कोई दलित निर्णायक स्थिति में नहीं है क्या, किसी मोर्चे में नहीं है। अंबेडकर वाहिनी मिठाई लाल है, लेकिन मिठाई लाल निर्णायक तो नहीं है क्या। ये बात अनुभव भाई भी जानते हैं, कपिल जी भी, हम भी, बोले चाहे ना बोले, क्या दिया ना वोट, क्यों दिया ये सोचना होगा। खैर, कपिल जी जैसे नावेद कह रहे थे कि भाजपा का जो परंपरागत वोटर है सवर्ण, वो एनॉइड होगा दलित और पिछड़ों के को ज़्यादा प्राथमिकता देने से। वैसा ही सिद्धांत आप पर भी लागू होता है। 50 साल जिन दो वर्गों ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, क्या मालिश करके, यादव और मुसलमान, वो 24 में समझ गया कि गुरु हमारे दिन अब लद गए लग रहा। उनका भी तो विचलन होगा, पर नहीं। पहले ये होता था 10 यादव, क्या अब आ रहा 8 कुर्मी और पटेल, क्या। अब यादव जी कह रहे हैं कि गुरु ये तो ठीक नहीं है, नहीं। पहले होता था 7 मुसलमान, अब मुसलमान भी नैनो टेक्नोलॉजी में बदल गए। कपिल जी देखिए, हमारा ये मानना है कि ये देश वर्तमान समय में मुद्दों पर राजनीति कर रही है। मुद्दे हर चीज से बड़े हैं। अगर मुद्दे बड़े ना होते तो लाभार्थी तो सबसे ज्यादा इन्होंने ही बना करके रखा था उसे, बधुआ मजदूर कह लीजिए। जो बधुआ मजदूरी में प्रथाएं थी वही लागू थी, और परिवार के मुखिया को इस बात को समझ में आया कि 5 किलो का राशन फ्री में लेने के बाद हम आगे का सपना देखना छोड़ दिए, और उनको दिखाया लोगों ने। जैसा नावेद भाई ने कहा, उनका विश्लेषण गलत नहीं है, सही है। हर समाज के अंदर वार्ड लेवल पर भी उनके अपने जो सजग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बताया कि संविधान का आर्टिकल 15 और 16 किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है। जब आप सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे औने पौने में, तो आप मुझे बताइए प्राइवेट सेक्टर में कहां उनको आरक्षण देके कैसे उनको जो है वो करेंगे। अगर पहले ही यही काम बहुत पहले से शुरू हो गया होता, पब्लिक सेक्टर समाप्ति ही हो गया होता, तो मुझे आप बता दीजिए कि कहां कौन नौकरी पा रहा होता, कैसे सारे लोग क्या बन जाते। असीम अरुण जी भी आज अगर उस लेवल पे आए हैं तो उनके पिताजी को कहीं आरक्षण मिला होगा, तब उन्होंने अपने लड़के को इस लायक बनाया कि वो आईपीएस हो गए। तो एक सपना तो आप किसी से भी नहीं छीन सकते हैं। क्या
क्या रिक्शा चलाने वाले का लड़का जो है वो जज और आईएएस नहीं बना है क्या? इसी देश के अंदर बना है और अभी पिछले ही उसमें बना है जी। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, देखिए जब आप केवल अनाज फ्री दे देंगे और तेल का दाम 200 रुपए चला जाएगा, पेट्रोल डीजल डेयरी का इस्तेमाल वो अब कर रहा है, हर एक घर में मोटरसाइकिल है सर, और उसके खर्चा आ रहा है महीने में 2000 रुपए का। गैस सिलेंडर आपने कर दिया उज्ज्वला योजना, उस गैस तो दे दिया आपने, लेकिन वो भरवा कितने में रहा है? 1000 रुपए में आ रहे हैं कब ये तो अनुभव भाई जी। ये महंगाई का मुद्दा, ठीक। ये बेरोजगारी का मुद्दा, ठीक। ये आरक्षण का मुद्दा, ये जातीय जनगणना से भागने का मुद्दा, ये सारा कुछ रहा है, ये सारा कुछ रहेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इनकी इस हद पर है कि इन्होंने किसी को भी खुश नहीं किया। ठीक, आप रुकना होगा। देखो, ये स्वीपिंग रिमार्क्स से बात नहीं बनती। मैं एक उमेश यादव के पास चलूँ, उससे एक तराजू रख देता हूँ। नवेद बाबू, आप सोचना इस पर, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार का मिजाज एक सा, और आरक्षण के मामले में यूपी अगर 50 डिग्री पर गर्म रहता है तो बिहार हमेशा 75 डिग्री पर रहता है। क्या उसका टेम्परेचर 25 डिग्री हाई है आरक्षण पर? यह बात मान रहे हो? वहां लालू यादव की पार्टी चुनाव नहीं जीती, संविधान वहां नहीं खत्म हो रहा था। आर्टिकल 15-16 अभी नहीं, कभी 15-16 27-28 वहां खत्म नहीं हो रहे थे, वहां वो दूध पी रहे थे। लाभार्थी फेल, शौचालय निरस्त, किसी योजना से कुछ मतलब नहीं, लोगों में क्रांति आ गई, लोगों ने कहा ये योजनाएं हमारे लिए खराब है। अच्छा जी, मध्य प्रदेश जापान में है, 29 की 29 सीट जीत गए इसी चुनाव में, वहां लाभार्थी नहीं थे, वहां शौचालय का मसला नहीं था, कैसे जीत गए? ये झाड़ू मार तर्क नहीं चलेगा ना। संविधान खतरे में है, ये बात हमको बताती लालू यादव की पार्टी को 20 सीट जीतनी चाहिए थी, तब उनसे बड़ा कोई नेता है संविधान का? और एमवाई के भी नेता हैं और सेकुलर फोर्स के भी बड़े बूढ़े, काहे नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? वहां संविधान खतरे में नहीं था। अरे गंगा ही तो बांटती है, बाकी तो यूपी बिहार एक ही है। और ऐसा तो है नहीं नावेद बाबू कि संविधान यूपी में खत्म होगा और बिहार में चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि संविधान को मोहल्ले टोले की बात है। इस बात का उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पा रहे, इसको भी समझना पड़ेगा। उमेश जी, मसला वही, अगर मैं मान लूं कि सारी योजनाएं बेकार, किसी योजना का कोई असर नहीं, लोगों में क्रांति आ गई, उन्होंने कहा ये योजनाएं हमको जैसा कपी जिगर सपना देखने से रोकती हैं, तो मध्य प्रदेश वाले लोग टापू पे बैठे थे किसी, ऐसे और भी राज्य हैं। दिल्ली से ज्यादा एडवांस तो कोई नहीं, उनको समझ नहीं थी, वो ना समझते, बौरे थे। उमेश जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश और बिहार के रिजल्ट अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अपेक्षा बहुत बेहतर रहे। बेहतर क्या, मध्य प्रदेश तो क्लीन स्वीप किया। लेकिन आपको एक बात जो मुझे समझ में आ जाती है कि उत्तर प्रदेश 23-24 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है। पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जातीय समीकरण अलग, बोल चाल भाषा, वो सारी चीज ये दूसरे प्रदेशों में भी है, लेकिन चूंकि ये बहुत दूरी का प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल, आबादी, 80 लोकसभा की सीटें, तरह तरह की विचारधारा, इनकी सबकी विसंगतियां भी रही। और देखिए, टीवी चैनल पे बैठ के और सरकार का हिस्सा के दल के प्रवक्ता होने के नाते मुझे कहने में कोई थोड़ा सा संकोच भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो मुझे समझ में आई कि अनुशासन और प्रशासन की चलते जो सरकार के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को ढील दी गई थी, उन्होंने उसका अनुचित लाभ उठाया और कहीं ना कहीं उसका गलत हंटर भी चला, जिसका आम जनता में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव भी गया। और लगातार
सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार चलते हुए जो अभी अनुभव भाई कह रहे थे, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहा है। तो ये सारी चीजें ठीक है उमेश बाबू, ठीक है, सब कुल मिला के कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। इंजन की सरकार डबल हो सिंगल हो, कोई इंजन की ग्रीसिंग भी बहुत जरूरी है। समय समय पे ग्रीसिंग भी होती रहे, तब इंजन बढ़िया परफॉर्म करता है। खैर अनुभव चक जी, मसला क्या रहा, मुझे एक आंकड़ा मिला लोकसभा चुनाव के कि पूरे देश में 19 के मुकाबले, ध्यान से सुनिएगा, पूरे देश में 19 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी से 3% दलित अलग हो गए 24 में। ये देश के फलक पर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 3%। अनुभव चक जी, नहीं, सारी कहानी पलट जाती है। फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से काम थोड़ी चलेगा जी। देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व चिंतित भी है और उसके लिए कोई ना कोई नीति बना रहा है। लेकिन आपकी डिबेट में ये कहते हुए, उस दल के प्रवक्ता को आरक्षण की बात कहते हुए, दलितों की चिंता की बात कहते हुए अच्छा लगा, जिस दल ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में अपने सांसद से पढ़वाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी, जिस दल ने बाबा साहब और बहुजन समाज विजन में तमाम महापुरुषों के नाम पे बनाए गए महानगरों का नाम सत्ता में आते ही बदलने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी, उस दल से ये बात करते हुए अच्छा लगा। इस दल ने जिस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न करा था, वो किसी ने वर्तमान समय में आप क्या कौन कर रहा है? वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी उत्पीड़न नहीं कर रही है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी सर पर कूद रही है। आपको दर्द तो होगा कि आपको लगा है, आपको पता है, आपको लगा आप बताइए, पेशाब का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और दूसरे का औरत बता रहे हैं हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपने बीच में बोलने का साहस कर लिया। आपने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा खड़वाने का काम क्यों करा था? क्या दलितों ने, जिन्होंने आपको इतना ज्यादा वोट दिया है, उनसे आप अब माफी मांगेंगे? क्या अखिलेश यादव ने जो भी दलितों के खिलाफ निर्णय लिए थे, जो भी दलितों का अहित किया था, जो भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं अखिलेश यादव के समय हुई थी, अखिलेश यादव के उस पर चिंता जाहिर करेंगे? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? सीधे सीधे बताइए कपिल श्रीवास्तव, लोकसभा में रिजर्वेशन का बिल अपने सांसद से खड़वाने का गुप्त करने के लिए अखिलेश यादव माफी मांगने का काम कब करेंगे उस दलित समाज से जिसका अहित अखिलेश यादव के इस निर्णय की वजह से हुआ था? बताइए ना कपिल जी, अमिताभ जी की डिबेट में बताइए कि दलितों का सबसे बड़ा अहित करने का जो कृत्य प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के लोकसभा में अखिलेश यादव ने किया था, उसके लिए आपके नेता अखिलेश यादव दलित समाज से माफी कब मांगेंगे? उस भोजन वाले दलित समाज से माफी कब मांगेंगे जिसने आप पर आंख बंद करके आपको वोट देकर अभी भी 37 सीटें जिता दी है? बताइए 37 सीटें जीतने के बाद क्या आप दलित समाज से माफी मांगने का काम करेंगे? आप बताइए, दलित समाज से माफी मांगेंगे अखिलेश यादव नहीं मांगेंगे? इधर उधर की बात मत करिए। आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में फड़वाया था कि नहीं फड़वाया था? आप ये बताइए कि आपने बाबा साहब, माता रमाबाई अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के नाम पर जो नामकरण हुए थे, उनका नाम आपने बदला था कि नहीं बदला था? आप ये बताइए कि जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी, दलितों के गांव क्यों जलाए जाते थे? आपको एक जवाब देना पड़ेगा, और न सिर्फ जवाब देना पड़ेगा बल्कि अखिलेश यादव को दलित समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तब दलित समाज तब भी शायद माफ नहीं करेगा आपको। आपके गुस्से इतने बड़े हैं, बस यहाँ पर कमी हो गई है। वो समाज बहुत भोला भाला है, उसने आंख बंद करके ये विश्वास कर लिया कि जो चीजें का नारा देने वाले भेड़िए की खाल में छुपे हुए लोग हैं, उनकी बात पर विश्वास करके उनको वोट देने का काम कर दिया। उनके भोले भालेपन का आपने फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं उनका लाभ उठाकर आज आप 37 सीटें जीतकर अपना कॉलर खड़ा करते हुए घूम रहे हैं। लेकिन कॉलर खड़ा करने के साथ साथ ये भी बताइए कि माफी कब मांगेंगे? ये बताइए, दर्द की बात मत बताइए, माफी कब मांगेंगे? आज आप विपक्ष में हैं तो दलित हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो सबसे ज्यादा कोड़े अगर किसी को मारने का काम करते हैं तो वो समाज कोई और नहीं होता है, वो दलित समाज होता है। जाति देखते ही उनकी ट्रांसफर और पोस्ट साइड लाइन में कर दी जाती है। दलित समाज का अधिकारी होता है, जो हमारे व्यापारी होते
होते हैं, खेती करने वाले लोग होते हैं, उनकी वसूली करने का काम आप मैं करते हैं। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। कपीश भाई, अनुभव जी, नावेद शिको के पास चलूंगा। नावेद शिको, दलितों का और सपा का रिश्ता उत्तर प्रदेश में बहुत कड़वा रहा है, बहुत कड़वा। मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में या अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में दलित कर्मचारियों को, अधिकारियों को एक सामान्य तौर पर ही मान्यता थी कि इनको अब 5 साल प्राइम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और ऐसा होता भी था। ठीक, एक मिनट भाई रुक जाइए। ठीक, नावेद शिको, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात एक बार सुन लो, बना दिए हैं क्या? सपा की सरकार आएगी, ठीक है, अब आ गई कपीश जी, सपा की सरकार आएगी, इस बात की जब पुष्टि हो गई संख्या से 12 में, तो दलितों के गांव में आग लगाई गई, ये भी सच है। तब मुलायम सिंह जी ने अपनी कोठी पर चीफ सेक्रेटरी को बुलवाया था और डीजीपी को कहा था भाई रोको। और इन सब, और प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो आरक्षण बिल था वो फाड़ा गया सपा के द्वारा, ये भी मेरा देखा हुआ है आंख से, गूगल में नहीं। और इन सब के ऊपर ये कि मायावती जी पर जानलेवा हमला, इतना सब होने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना कायांतरण, रूपांतरण किया ना। अब मुझे लगता है कि दलित समाज को, समाजवादी पार्टी को एक इम्तिहान तो देना होगा। नहीं, दलित ने भरोसा कर लिया अखिलेश जी पर, लेकिन अखिलेश जी को इम्तिहान तो देना होगा कि वो दलित उनके पास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यादव। नावेद शिको, जी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, इस बात में कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दलितों के साथ ठीक नहीं हुआ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और बहुत सारी घटना है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ये बातें याद की जाएंगी। बहुत सारी चीजें, मायावती वाली ही घटना नहीं है, तमाम सरकार के फैसलों से लेकर नाम बदलना हो या इस तरह की हिंसा हो, ये सारी चीजें याद की जाएंगी। और समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के साथ न्याय नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वक्त का मरहम पुराने से पुराने घाव भर देता है, ये बात भी सच है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया है कि दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को माफ कर दिया है। जिस तरह एक जमाने में हमारे सरदार भाइयों के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किया था, उनके साथ जुल्म ज्यादतियां हुई थी, उनको भी माफ कर दिया था, सरदारों ने भी माफ किया था। बड़े दिल के होते हैं जुल्म सहने वाले, चाहे वो सरदार भाई हो, चाहे वो हमारे दलित भाई हो। उन्होंने उस सत्ता के तख्त पे खड़े होकर हंटर चलाने वालों को वो माफ कर देते हैं। और ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से लगा है कि दलित भाइयों ने माफ किया, और दलित किसी के दबाव में नहीं होते हैं। मेरा अपना जो समझ है, दलित समाज किसी के कहने में नहीं पलटते, वो सेल्फ मेड उनके फैसले होते हैं, वो रोटी पलटते रहते हैं। देखिए, अगर वो किसी के कहने पर कोई फैसले कर रहे होते, निर्णय कर रहे होते, तो मायावती जी और मुलायम सिंह जी जब एक मंच पर आकर खड़े हो गए थे और ऐतिहासिक गठबंधन जब ये हो गया था, तो उसके नतीजे कहां अच्छे रहे थे? दलित समाज नहीं आया था, लगभग नहीं आया था, ये बात मानना पड़ेगी। लेकिन अब कुछ उनको लग रहा है, उनका खुद का समाज इस बात को तय कर रहा है कि अब हमें। नावेद जी को एक लास्ट सवाल, नावेद एक लास्ट सवाल, जो दलित वोट सपा ने एक्वायर किया है, अधिग्रहित किया है, वो 27 में उसके साथ रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों के जो खजाने के मुंह हैं और जो दलित समाज के लिए वो खोल भी चुकी है 10 सालों में, अगर उसका मुंह और बड़ा कर देती है उस खजानों के मुंह का, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। अगर कोई ऐतिहासिक फैसले हो जाते हैं कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ जाए, सरकारी नौकरियों का दायरा बहुत तेजी से बढ़ जाए, निजीकरण पर विराम लग जाए, तो मुझे लगता है कि निर्णय बदल सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं फिर यही कहूंगा कि अपर कास्ट जो है वो बिदक जाएगा। मैं एक छोटी सी 10 सेकंड में एक बात कह दूं कि घर में कभी कभी मेहमान आते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं और खाना बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। जब माँ आप तर निवाला बचा के रख लेती है, इसलिए समाजवादी पार्टी में यादव और मुसलमानों के लिए तर निवाला बचा के रख लिया जाता है। यादव और मुसलमानों को पता है वो नहीं बिदकता है, उसको पता है सत्ता में भागीदारी मिले ना मिले, लेकिन लाभ हमें मिलेगा। तर निवाला मां ने छुपा के रख दिया है। लेकिन अपर कास्ट कहता है कि मैं तो सामने आकर खड़ा होऊंगा, मेरे सामने कोई नीची जात वाला आकर नहीं खड़ा हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कुछ करती है तो पूरा खतरा पैदा हो जाए। जी ठीक है नावेद भाई,
उमेश यादव जी, अगर 27 में भी यही कंपोजिशन रहा, खासतौर पर दलित वोटों का, क्या तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा? नहीं? हाँ, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने कमियों को तो समीक्षात्मक तौर पे समझना जानती है, उनको दूर करना जानती है, और इनके परिश्रम का मैं जहां तक जानता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई। पार्टी समझती होगी तो सबसे पहले तो इन्हीं को दूर कर देगी। देखिए कपिल भाई अदालत नहीं है, आप कपिल भाई रुकना होगा, उमेश यादव। हाँ, कपिल भाई मानते ही नहीं हो आप, सीनियरिटी का भी ध्यान नहीं रखते हो, उम्र का भी ध्यान नहीं रखते हो। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, अपने कमियों को समझना जानती है, और मुझे भरोसा है कि 2027 तक ये अपनी सारी कमियों को ठीक कर लेगी। और आप इतने अनुभवी देश के बड़े पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से परिणामों के बाद जितनी परिश्रम शुरू हुआ है, जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, मुझे भरोसा है। ठीक उमेश यादव, ठीक आप कह रहे हो भाजपा परिश्रम से ठीक करेंगे। अनुभव चक, लास्ट क्वेश्चन, वही बात, अगर 27 में वही कंपोजिशन रहा जो 24 में हुआ है, मैं दलित वोट की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो आप कुछ भी दावा करिए, आपके लिए मुश्किल नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये रिवर्स कैसे होगा? अनुभव चक, छोटी सी टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, यहां थ्योरी नहीं चलेगी, यहां प्रैक्टिकल चाहिए। जी जी, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी कितना चिंतित है वो साफ दिखाई दे रहा है। BL संतोष हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो खुद प्रदेश प्रदेश में जाके दौरा कर रहे हैं और वहां के नेताओं से समझ रहे हैं कि आखिर क्या कारण हुआ। जब कारण पता लगेगा तो निश्चित ही उसको दूर करने का भी प्रयास होगा, और 2027 में जो इस समय हुआ ऐसा नहीं होगा। और साथ ही साथ दलित समाज के जो हमारे लोग हैं उनको बताने का काम भी करा जाएगा कि किस तरीके से जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसी ने प्रमोशन आरक्षण का लोकसभा में फड़वाने का काम किया था। इनसे पूछा जाएगा। ठीक है अनुभव, ये बात आ चुकी है। कपिल जी, लास्ट कमेंट, आपके पास 27 तक टिकेगा? कोई दो राय नहीं है जी, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। कारण ये है कि ये बेरोजगारी को रोजगार दे नहीं पाएंगे, ये महंगाई को कम कर नहीं पाएंगे जी, ये जिस तरीके से वर्तमान समय में दलित उत्पीड़न कर रहे हैं, सर पे पेशाब कर रहे हैं, वो करेंगे ही करेंगे। ठीक भाई, उसको स्वीकार कीजिए। आप मेरी बात कहते रहिए। दोनों की बात आ गई, दोनों को रोकना होगा मित्र। मेरी समझ इससे थोड़ी सी अलग है। नावेद भाई, बाकी तो राजनीतिक लोग हैं, उनकी अपनी लाइन है, लेकिन हमको आपको निरपेक्ष होकर जब देखते हैं तो दूसरी तस्वीर दिखाई देती, मुझे कम से कम। अनुभव भाई, आप चूंकि बसपा को भी अच्छे से समझते हैं, इसलिए आप भी समझते, इस बात को जरूर ध्यान से सोचिएगा। मेरी समझदारी कहती है कि नावेद भाई, बड़ी बात कह रहा हूं, अगर देश भर में दलितों में ये मैसेज होता कि भाजपा संविधान बदल देगी है, तो भाजपा की सीट 100 भी नहीं आती। लिख लो कागज पर नावेद शिको जी, क्या कोई माई का लाल भाजपा को 100 भी क्रॉस नहीं करा सकता था। मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीट नहीं आती, लिख लो। 9 नहीं आती, 29 तो छोड़ो। इसलिए यह तर्क खारिज हो गया, ये नहीं चला। फिर कमी क्यों हुई? मेरी समझ जो कहती है, बाकी तो BL संतोष जाने और समीक्षक जाने, मेरी समझ ये कहती है जहां जहां बीजेपी ने मेहनत के साथ, प्रभावशालिता के साथ विपक्ष के इस नैरेटिव का खंडन कर दिया, गांव गांव, खेत खेत, डगर डगर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कि ना संविधान बदल रहा ना आरक्षण जा रहा, क्या वहां बीजेपी जीत गई अच्छे से। जहां नहीं किया, मौज मस्ती में रही, वहां डूब गई। मेरी भी इतनी सरल व्याख्या है। मैं इस हिपोक्रेसी में भी नहीं विश्वास कर सकता कि पूरे देश का दलित खिलाफ हो गया। जिसके खिलाफ पूरे देश का दलित हो जाएगा ना नावेद, क्या वो लोकसभा में 100 सीट नहीं पार कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी उतर आए। ठीक, ये जान लीजिए, मुसलमान और दलित में अंतर है। और जिसके खिलाफ पिछड़े हो जाएंगे, क्या, और दलित और पिछड़े जिसके दोनों खिलाफ हो जाएं, जैसा भाजपा के लिए कहा जा रहा है, तो 50 सीट, सौभाग्य होगा तो 50 सीट जाएंगी, क्या
कांग्रेस से दलित और पिछड़े अलग हुए तो 50 ही 50 में रही। ऊपर तब गई जब पिछड़े और दलितों ने कहा भाई अब चलो थोड़ी नाराजगी दूर करो, तुम भी अपना चाल चलन सुधारो। बोले हो सुधारेंगे क्या, तो 90-99 मिली। इसलिए मैं इस थ्योरी के साथ नहीं जा सकता कि पूरे देश का दलित और पिछड़ा भाजपा से नाराज हो गया, नहीं। और मैं इस थ्योरी के साथ भी नहीं जा सकता कि पूरे उत्तर प्रदेश का दलित समाजवादी पार्टी के साथ कोई स्थायी दोस्ती कर ली, नहीं। मैं इसको अभी जल्दबाजी मानता हूं कहने को। कपिल जी के लिए ठीक है कहना कि हमारे साथ रहे, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अभी एक उदाहरण देता हूं। छिंदवाड़ा ने एक बार कमलनाथ को हरा दिया, नावेद जी। लोग कहने लगे कमलनाथ खत्म हो गए। अगले चुनाव में कमलनाथ 3.5 लाख वोट से जीत गए। एक बार सोमपाल शास्त्री को जिता के अजीत सिंह को हरा दिया छपरौली ने, बागपत ने। क्या लोगों ने कहा अजीत सिंह हार खत्म हो गए? मैंने कहा नहीं, अगले चुनाव में जाटों ने और डबल से जिता दिया। क्या बोले हमें तो सबक सिखाना था एक ही बार, कोई रिश्ता थोड़ी नहीं खराब है हमारे हिसाब से, लो कर लो बात। क्या सोमपाल जी को गलत फहमी हो गई, वो सोचे हम नेता इतने बड़े हो गए, चरण सिंह के लड़के को हरा दिए। क्या अगले चुनाव में डबल वोट से जीत गए। ये भी होता कई बार। जो बात नावेद जी कह रहे थे कि दलितों के कोई एक वर्ग में या कुछ वर्गों में ये बात शायद हो कि भाजपा को थोड़ा इंजेक्शन लगाए, लगा दिया। इंजेक्शन लगाना और राजनीतिक तलाक दे देना दोनों अलग बातें हैं, इसको मिक्सअप मत करना। इंजेक्शन तो मां भी लगवाती है बच्चे के, फिर बर्फ भी तो वही लगाती है, कहती ना बच्चा चलो इसे कुछ हलवा खिलाओ। क्या ओ मेरा छोनू, ओ मेरा मोनू गोद में लिए घूमती है। कुछ पड़ोसी लोग ऐसे मूर्ख होते, वो कहते आज देखो अब ये बच्चा निपट गया, इसकी मां ने इसके इंजेक्शन लगवा दिया। अरे नहीं, और स्वस्थ हो जाएगा बच्चा, अब इंजेक्शन लग गया है। तब बात जो समझेंगे वो समझ गए। और नहीं तो मेरे साथ एक एक राज्य पर बैठ के बात कर ले हम लोग, दलित और पिछड़ों की आबादी निकाल लीजिए, भाजपा को मिले वोट और सीटें निकाल लीजिए, आपकी थ्योरी कट जाएगी, वहीं कट जाएगी। बिहार यूपी में अखिलेश यादव, मायावती जितने दलित और पिछड़ों के वो हैं उस आरक्षण को लेकर सेंसिटिव, उससे कई गुना ज्यादा सेंसिटिव तो बिहार का सामान्य आदमी है आरक्षण को लेकर। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा आरक्षण को लेकर कहीं सेंसिटिविटी है तो दैट इज वन एंड ओनली बिहार। बिहार में लालू जी की पार्टी नहीं जीती, तेजस्वी ने 200 से ज्यादा सभाएं की थी नावेद, मोर देन 200 पब्लिक रैलीज, केवल 40 सीटें, और आई कितनी? दलितों को गुस्सा वहां नहीं था, पिछड़ों को गुस्सा वहां नहीं था। अरे भैया गंगा ही तो बांट रहे बिहार यूपी को, बाकी तो किसी ने कहा था कि यूपी में कई तरह के क्षेत्र हैं, कई बोलियां हैं। बिहार जाके देखिए, वहां भी कई क्षेत्र, 6 क्षेत्रों में बिहार बंटता है। क्या सबकी बोलियां अलग है, सबकी भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक, बिहार में उत्तर प्रदेश में कोई मौलिक अंतर नहीं है मित्र, वहां क्यों नहीं हुआ? अगर अमरूद खाने से ही फेफड़े चौक होने थे तो यूपी का अमरूद खा के फेफड़े चौक हो गए, बिहार में अमरूद खाया तो फेफड़े और जवान हो गए। ये तो नहीं चलेगा ना, रास्ता तो एक ही है। मुझे समझ में आता वो ये, भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में कम परिश्रम किया और टेकन फॉर ग्रांटेड ली अपने चुनाव को, अनुभव जी कड़वी बात कह रहा हूं, जहां अनुभव चक ने कहा कि कहां निकलेंगे यार, इतनी गर्मी है, योगी जी मोदी जी के नाम पे जीती रहे, एसी चलाओ सो जाओ। क्या वहां ऐसा हो गया? जहां श्रम किया होगा वहां ऐसा नहीं हुआ। पूरे देश में दलित भाजपा के खिलाफ है या पिछड़ा, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो भाजपा दलित और पिछड़े खिलाफ होने के बाद 50 सीट के अंदर होनी चाहिए थी। और 240 का नंबर नावेद बाबू कोई खराब नंबर नहीं है। नरसिंह राव की और मनमोहन सिंह की सरकारें कितने कितने पे बनी, 5 साल चली ना,
किसी के पास 240 नहीं थे। चूंकि इन्होंने 400 की बात कह दी थी इसलिए 240 पर लोग चौंक गए, वरना 240 भी अच्छा ही नंबर है, कोई बहुत खराब नहीं। और कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है, नहीं, उनके लिए आंकड़ा अच्छा था। 1984 के बाद से आज तक देश में कांग्रेस को कभी 272 सीट नहीं मिली, 1984 के बाद से। नावेद भाई, फिर भी कांग्रेस पार्टी तो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कोर्स करेक्शन करना होगा, जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखना होगा और दलित और पिछड़ों को ये भरोसा दिलाना होगा, जो भरोसा मध्य प्रदेश में आपने दिलाया उनको, वो उत्तर प्रदेश में भी दिलाना होगा। जो दलित और पिछड़ों को भरोसा आपने बिहार में दिलाया वो यूपी में भी दिलाना होगा। मैं ये नहीं मानता कि दलितों ने स्थायी मानस बना लिया, नहीं, स्थायी तो कभी नहीं रहे। दलितों ने कांग्रेस को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और जब दलित टहलते टहलते सपा की कुंडी खटखटा दिए तो मानकर चलिए कि टहलना उनकी आदत में है और कुंडी कहीं भी खटखटा सकते हैं। क्या कोई घर अंतिम नहीं। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? ये तर्क किसी के जहन में अंदर नहीं जाएगा, किसी के को स्वीकार नहीं होगा कि विपक्षी दलों ने गुमराह कर दिया दलितों को, पिछड़ों को। सवाल ये कि जब आप चुनाव में हैं, जब आप युद्ध में हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी, आपके प्रतिस्पर्धी ने अगर गुमराह करने का अभियान चलाया तो आप उसके इस अभियान का काट और ज़्यादा प्रबलता के साथ क्यों नहीं कर पाए? चुनाव में चुनाव लड़ने के अलावा कोई और व्यस्तता होती है क्या? नहीं ना। और अगर आप भी उतनी प्रबलता से, जितनी प्रबलता से वो गुमराह कर रहे थे, उससे ज़्यादा डेंसिटी के साथ, उस ज़्यादा घनत्व के साथ आप उसका काट करते तो परिणाम दूसरे होते। ये तर्क नहीं चलेगा कि हमारे विरोधी ने गुमराह कर लिया। जनता कभी गुमराह नहीं होती, और अगर कोई गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने वाले की जिम्मेदारी है कि वो जाए और इस तरह के अभियान का खंडन करे, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, मकान मकान। धन्यवाद।